हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त को है, तो अब हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट हैं, जो PYQ सीरीज़ हैं, वो लेकर आने वाले हैं, जिसमें मैं आपको 2011 से लेकर 2013 तक आपके जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करवाऊंगा। हमने CDP की PYQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है, हिंदी की जो PYQ सीरीज है वो भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसमें मैं आपको हमारी EVS PYQ सीरीज की क्लास नंबर 16 करवाने वाला हूँ। 15 क्लासेस हमारी EVS की कंप्लीट हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर इन क्लासेस को देखिए। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप मेरा यकीन मानिए, मैं प्रूफ के साथ बोलता हूँ, आपको इनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप 100% EVS में 30 में से 30 मार्क्स स्कोर करेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। इसके अलावा आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और है, आगे चलते हैं। देखिए, आपको अच्छे से पता है जो आपकी EVS है वो 30 मार्क्स की आएगी, जिसमें आपके जो 15 मार्क्स हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, जिनकी हम PYQ सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, और साथ में जो आपके 15 मार्क्स हैं वो आपकी EVS की पेडागोजी आएगी। तो इसमें मैं आपको कल सुबह यानी कि 27 जुलाई को सुबह 10 बजे जो क्लास प्रोवाइड करवाने वाला हूं वो कम्प्लीटली NCERT बेस्ड होगी और उसके अंदर आपको EVS की पेडागोजी मिलेगी। तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अच्छे से इस क्लास को देखिएगा। आप 100% 30 में से 30 मार्क्स लेकर आएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है। मैंने ये क्वेश्चन आपके जो NCERT की थ्योरी क्लास करवाई है EVS की, उसमें लिखवा रखा है। मैंने बोला ना, मैं कुछ भी स्किप नहीं करता हूँ। एक भी क्वेश्चन आपकी थ्योरी क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है और इन PYQ सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। तो आप एक भी क्लास को स्किप मत करिएगा। तो देखिए, हमने एक चैप्टर पढ़ा था ट्रैवल के बारे में। ठीक है, ट्रैवल के बारे में हमने चैप्टर पढ़ा था, जिसमें जो गौरव जानी है ना, उन्होंने ट्रैवल किया था। तो उन्होंने ट्रैवल करते हुए ये इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताया था। तो ये कहाँ के बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है आपकी लेह और लद्दाख के बारे में। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। चांगथांग चांगथांग एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। यह इलाका 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो चांगथांग है इसका मतलब क्या होता है? तो चांगथांग उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर चांगपा लोग रहते हैं। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि चांगपा लोग कहाँ पर रहते हैं? चांगपा लोग रहते हैं चांगथांग में। ठीक है, जो कि कैसे होते हैं? घुमंतू लोग होते हैं, यानी कि एक जगह पर नहीं रुकते हैं। ये अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में और हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इनके लिए भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। चांगपा लोग उन बकरियों को पालते हैं जिनसे पश्मीना ऊन मिलती है। ठीक है, मशहूर पश्मीना ऊन मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशहूर पश्मीना ऊन मिलने वाली जो बकरियां हैं उनको कौन लोग पालते हैं? उनको पालते हैं चांगपा लोग, और जो कहाँ पर रहते हैं? चांगथांग में रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। जैसे मधुमक्खी पालन जो चैप्टर है वहाँ से स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है, जैसे स्लोथ के बारे में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपसे पश्मीना साल के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, पश्मीना सालों को मशीनों से नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से की जाती है। एक बुनकर लगभग 250 घंटे बुनाई करता है, तब एक साधारण पश्मीना साल जाकर बनती है। ठीक है, इन बकरियों के बाल इतने पतले होते हैं कि आपके सिर का एक बाल और बकरी के 6 बाल। ठीक है, यानी कि इतने पतले बाल होते हैं। जब आप बकरी के 6 बाल मिलाएंगे ना, तब जाकर आपका एक बाल बनेगा सर का। इतने ज़्यादा पतले होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप याद रखना।
आगे देखते हैं, यहाँ पर जो तापमान है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। कहाँ पर? लेह और लद्दाख के अंदर। देखिए ये लोग अपना पूरा सामान घोड़ों पर या याक पर लाद कर घूमते हैं। जो याक होता है ना, ये भी आपके ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर बर्फ होती है ना, वहीं पर ही मिलता है। तो घोड़ों व याक पर लाद कर घूमते हैं। यहाँ पर तिकोने टेंट आ गया आपका क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर तिकोने टेंट होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? रेबो कहा जाता है। ये हमसे पूछा गया है, इसलिए मैं बोलता हूँ जो एक एक लाइन है ना वो इम्पोर्टेंट है, आप कुछ भी स्किप मत कीजिए। तो यहाँ पर तिकोने टेंट होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? रेबो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भेड़ बकरियों के रखने की जो जगह है उसको चांगपा भाषा में, किस भाषा में? चांगपा भाषा में क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, डल झील कहाँ पर मिलती है? श्रीनगर में मिलती है। श्रीनगर में घर अलग अलग तरह के होते हैं, कोई पहाड़ पर रहता है तो कोई कहाँ पर रहता है? पानी पर रहता है। और जम्मू में वही सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के घर जैसे कहाँ पर हैं? दिल्ली में हैं, जैसे कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, आगे देखिए, बकरवाल लोग गर्मियों में रहने आ जाते हैं कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। तो देखिए इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या होगा कि लेह और लद्दाख में, यानी कि तिकोने टेंट जो रेबो कहलाते हैं और जो जानवरों का रहने के स्थान लेखा कहलाता है। ये स्टेटमेंट कहाँ के बारे में है? लेह और लद्दाख के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए आपका ऑप्शन है अफगानिस्तान या इंग्लैंड में, गलत है भाई। उज्बेकिस्तान या बांग्लादेश में, ये भी आपका गलत है। बर्लिन और राजस्थान में, ये भी आपका गलत है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी, यानी कि अबू धाबी के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। देखिए हमारा जो एक चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, उसमें अबू धाबी के बारे में बात की गई है, इसलिए पाठ में दिए अनुसार कहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी व आसपास के देश कहाँ पर स्थित हैं? रेगिस्तानी इलाके में स्थित हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया। आगे देखिए, अबू धाबी में पेट्रोल पानी से भी सस्ता मिलता है। किस स्थान पर खजूर के पेड़ सबसे ज़्यादा मिलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 100% पूछा जा सकता है कि किस स्थान पर खजूर के पेड़ सबसे ज़्यादा मिलते हैं? तो कहाँ पर मिलते हैं? आपके अबू धाबी के अंदर। आगे देखिए, अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है, जिस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अबू धाबी की मुद्रा क्या है, तो वो आप बता दोगे आराम से, भाई दिरहम है। और ये भी पूछा जा सकता है कि अबू धाबी की मुद्रा दिरहम किस भाषा में अक्सर लिखे होते हैं? तो किस भाषा में? आपकी अरबी भाषा के अंदर। तो एक एक लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना। आगे चलते हैं, हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर और नारियल की चटनी है? देखिए हम सबको पता है कहाँ पर खाया जाता है? साउथ में खाया जाता है। और साउथ में कहाँ पर? आपके तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लिचेन, देखिए एनसीईआरटी में जो खाने के बारे में है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको 100% इनमें से ही मिल जाएगा। तो इन सभी को मैंने एक साथ बता दिया है, तो आप देखिए इनको। ठीक है, जैसे देखिए, लिचेन कहती है मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। तो जब भी आपसे सांप के बारे में पूछा जाए ना कि कहाँ पर खाया जाता है, तो वो होगा आपका हांगकांग से संबंधित। और जो सांप से बनी जो डिश होती है उसको क्या बोलते हैं? लिंग हु फेन। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है लिंग हु फेन कहाँ पर खाया जाता है? हांगकांग में खाया जाता है। या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है सांप से बनी डिश कहाँ पर खाई जाती है? आपकी हांगकांग के अंदर। ठीक है, और जब आपसे पूछा जाए सरसों के तेल में बनी मछली का संबंध कहाँ से है? कश्मीर से है। ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ज़्यादा बार आ चुका है और मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो कहाँ पर खाई जाती है? कश्मीर में। लेकिन नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली पूछी जाए तो वो खाई जाएगी आपकी गोवा के अंदर। ये भी आपका पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं और बार बार यही रिपीट होते हैं। आगे देखिए, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ कप्पा, और कप्पा को बोलते हैं टेपियोका। क्या बोला जाता है? टेपियोका। का संबंध कहाँ से है? केरल से है। तो ये भी आप याद रखना, और ये पूछा जा चुका है आपसे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पर बनती है? वो बनती है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर।
लेकिन केले के फूलों की सब्जी कहाँ पर बनेगी? केरल में। केस से केले और केस से केरल, आप याद रख सकते हैं आराम से। आगे देखिए, सहजन के फूलों के पकोड़े कहाँ पर बनते हैं? आपके महाराष्ट्र में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? महाराष्ट्र में। सहजन के फूलों के पकोड़े कहाँ पर? महाराष्ट्र में। लेकिन सालन कहा जाता है, देखिए सालन एक वर्ड है सालन, तो सालन कहा जाता है तरीदार सब्जी को। किस सब्जी को? तरीदार सब्जी को। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र से चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश है तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो वह कौन कौन से राज्यों से उसे नहीं गुजरना होगा? देखिए नहीं पूछा है, अब किन किन राज्यों से वो नहीं गुजरेगा। तो अब आपको मैप के अंदर पता होना चाहिए कि आपकी मुंबई कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर है आपकी मुंबई, और उसके बाद आपसे चंडीगढ़ पूछा जा रहा है, तो चंडीगढ़ क्या कहाँ पर है? ये है आपका हरियाणा, और हरियाणा में यहाँ पर है आपकी चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ पर है? हरियाणा के उत्तर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपका चंडीगढ़ है। तो नॉर्मल सी बात है, जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा? आपकी एक सीधी रेखा, सीधी और सिंपल सी बात है। तो देखिए आप इसको कीजिए, जब आप यहाँ से ऐसे जा रहे हैं और यहाँ से होते हुए आप कहाँ पर पहुँच गए? चंडीगढ़ के अंदर पहुंच गए। और आपको पता है जो चंडीगढ़ है ना, वो आपके हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। ठीक है, तो यानी कि दोनों के अंदर इंक्लूड होती है आपकी चंडीगढ़। तो देखिए अब आप हरियाणा, आपको जाना पड़ेगा हरियाणा के अंदर। पंजाब में, हाँ बिल्कुल, क्योंकि पंजाब है वो चंडीगढ़ है, वो कहाँ पर स्थित है? पंजाब के बॉर्डर पे ही है भाई। पंजाब और हरियाणा की साझी राजधानी हो गई ना। आप राजस्थान से, हाँ आप राजस्थान से भी गुजरेंगे, तो आपका बचा क्या? गुजरात। आप गुजरात से नहीं गुजरेंगे। देखिए गुजरात का एरिया यहाँ पर समाप्त हो जाता है, तो आप देखिए गुजरात को टच नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, तो आप गुजरात में से नहीं जाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। तो क्या बोला था? देखिए, मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी सत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। मैंने आपको बताया था, जब भी पत्थर व लकड़ी के बने घर की बात हो ना, तब हम कहाँ पर जाएंगे? हम जाएंगे मनाली के अंदर। और मनाली कहाँ पर पड़ता है? आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। और आप देख सकते हैं हमारे हर सेट में एक जो घर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो 100% पूछा जाता है। तो मैं उन सभी घरों को एक साथ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो देखिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हमारे यहाँ बहुत वर्षा होती है। हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट, या फिर आपसे यहाँ पर लिखा मिल जाएगा आपको 3 से 3.5 मीटर, कुछ भी लिखा आ सकता है इन दोनों में से, ठीक है, के ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों से, ये आपको पक्का लिखा मिलेगा साथ में, अगर मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो ये कहाँ के बारे में बात हो रही है? यह बात हो रही है आपकी हसन के घर के बारे में। और जो आपका करेक्टर है जिसने बताया है वो कौन है? भूपेन। ठीक है, आगे देखिए। अरे इतने ऊंचे मकान, बहुमंजिला इमारत, यहाँ पर लोग गांव व कस्बे से काम की तलाश में आ जाते हैं और शहर में ही रहने लग जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है। लोगों के पास मकान नहीं होते हैं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। लोग स्टेशन पर, फुटपाथ पर, जहाँ पर जगह मिलती है वहीं पर सो जाते हैं। तो ये कहाँ के बारे में बात हो रही है? आपके दिल्ली व बड़े शहरों के बारे में। तो जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, वो आपको मैक्सिमम मिलेगा बहुमंजिला इमारत के रूप में। वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा अब बहुमंजिला इमारत कहाँ पर मिलती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली व बड़े शहरों के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए। हमारे यहाँ बारिश भी बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। हमारे यहाँ मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। आ गया ना हमारे पास, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। और यह क्या है? एक पहाड़ी इलाका है। तो कहाँ के बारे में बात हो रही है? आपकी बात हो रही है मनाली, हिमाचल प्रदेश के बारे में। और करेक्टर कौन है? चमेली, जिसने इस बारे में बताया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनाली, हिमाचल प्रदेश। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत क्या होती हैं? मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो ये कहाँ के बारे में बात हो रही है?
आपके राजस्थान के बारे में, और ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन जो घर से रिलेटेड मैंने बताए हैं ना, ये सारे पूछे जा चुके हैं और यही आपसे फिर से भी पूछे जाएंगे। तो आप इन स्टेटमेंट को 100% याद रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18 दिसंबर 2021 को 23:45 यानी कि रात के 11:45 की बात हो रही है। देखिए ये 24 आवर वाली जो घड़ी है ना, उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर 13:45 का मतलब है रात के 11:45 पर वो ट्रेन चलती है और सुबह कितने बजे, 19 दिसंबर 2021 को सुबह 7:45 कहाँ पर पहुँच जाती है, कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है। तो इस ट्रेन की यात्रा की औसत चाल बताइए। मैं नॉर्मल सी बात है, मैं इतनी बार आपको बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और सेम फॉर्मूला के ऊपर पूछा जाता है। फॉर्मूला क्या लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड निकल जाएगी, क्या होगी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना गिवन है 432 और हमें टाइम निकालना है। तो टाइम नॉर्मल सी बात है, रात के 11:45 से सुबह के 7:45 तक कितना टाइम हो जाएगा आपके 8 घंटे। तो बटे आप 8 कर दीजिए। लेकिन मैंने आपको बताया ना, ये आएगा आपका किलोमीटर पर आवर के अंदर, लेकिन हमें निकालना किस में है। आंसर देखिए आप, मीटर पर सेकंड में गिवन है। तो मीटर पर सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आप कट कर दीजिए। देखिए 8 से कीजिए, 8 पंजे 40, 3 8 चौक 32, फिर से हो जाएगा ये 18 से चला जाएगा, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यानी कि आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, यानी कि बढ़ते रहते हैं। अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा नहीं होने देते क्योंकि वो वस्तुओं को कुतरते हैं और काटते रहते हैं। तो ये दोनों जानवर कौन से हैं, तो देखिए छिपकली और गिलहरी। तो गिलहरी तो आपका फिर भी ठीक है, लेकिन छिपकली नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। छिपकली और कछुआ ये तो आपका बिल्कुल गलत है। चूहा और गिलहरी ये होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि चूहा और गिलहरी, इन दोनों के जो आगे के दांत है ना, वो जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये वस्तुओं को कुतरते और काटते रहते हैं, जिनसे इनके जो दांत है ना वो घिसते हैं, और इसलिए ही ये बढ़ते भी रहते हैं। आगे देखिए, सांप और गिलहरी, गिलहरी ठीक है लेकिन सांप गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए टीथ के बारे में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, सिर्फ यहीं से ही पूछा जाएगा, इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं, छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, और जो गाय के पीछे के दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं। इनको आप याद रखना, आगे के दांत तो छोटे होते हैं लेकिन पीछे के जो दांत है ना वो चपटे व बड़े होते हैं। आगे देखिए, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। आगे देखते हैं, सांप के दांत होते तो नुकीले हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता। कैसे खाता है, पूरा का पूरा निगल जाता है, यानी कि दांतों का इस्तेमाल करता ही नहीं है। दांतों का इस्तेमाल करता है शरीर के अंदर जहर छोड़ने के लिए। जब सांप किसी को काटता है ना, उसके आगे के 2 खोखले दांत होते हैं जो इंसान के शरीर के अंदर क्या होते हैं, जहर को उगल देते हैं, ठीक है। तो सांप कभी भी खाने के लिए दांत का इस्तेमाल नहीं करता है, वो तो पूरा का पूरा अपने शिकार को निगल जाता है, ठीक है। आगे देखिए, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। मिल गया ना आपको आंसर। अब जो गिलहरी के दांत हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। और साथ में क्या मिल गया आपको, चूहा भी मिल गया। तो दोनों को याद रखना है, गिलहरी और चूहे को, ठीक है। आगे चलते हैं। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सेंट बोलते हैं ना, उसको बोला जाता है इत्र, जिसमें से सुगंध आती है, ठीक है। यह जिला किस राज्य का भाग है, सीधा और सिंपल सा आंसर है। कहाँ का भाग है, आपके यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। अब आप एक्सप्लेनेशन को देखिए। रंग बनाने और कपड़े रंगने में काम आने वाले फूल आपसे 100% पूछा जा सकता है और पूछा भी जाएगा। देखना आप कौन कौन से हैं, गुलदावरी और जीनिया। ये 2 पौधे हैं जिनका क्या किया जाता है, रंग बनाने और कपड़े रंगने में ये काम आते हैं, ये 2 फूल, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन कल के सेट में आपसे पूछा गया था, मैंने आपको बताया था गुलाब जल और ग्लिसरीन प्लस में अगर आप कुछ बूंद नींबू की डालकर इस्तेमाल करते हैं ना,
तो सर्दियों में आपकी त्वचा नहीं फटेगी। ठीक है, ये हमारी दादी के क्या बोलते हैं ना, देसी नुस्खे बोलते हैं इनको। ठीक है, तो क्या क्या, गुलाब जल, ग्लिसरीन प्लस कुछ बूंद नींबू की। ठीक है, आगे देखिए, इत्र बनाने के लिए जो प्रसिद्ध जिला है कौन सा है, आपका कन्नौज है। और कन्नौज कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। मिल गया ना आपको, तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपको थ्योरी क्लासेस करवाई हैं उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो मैं PYQ सीरीज के थ्रू आपको बता देता हूँ, तो आप इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, कन्नौज में आसपास के इलाकों से ट्रकों में फूल भरकर लाए जाते हैं और फिर इनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। जो केवड़ा होता है ना, केवड़ा भी एक तरह का इत्र ही होता है। इससे भी क्या आती है, सुगंध ही आती है। आपको इस चीज के बारे में याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, फूलों का शुद्ध अर्क कहते हैं, किसको कहते हैं, इत्र को। यानी कि फूलों से मिलने वाला जो सबसे शुद्ध अर्क है ना, किसको बोला जाता है, इत्र को बोला जाता है। ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा चुका है, फिर से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। तो गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम मैप से भी कर सकते हैं और बिना मैप के भी कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए भोपाल कहाँ पर पड़ता है, आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो नॉर्मल सी बात है, ये कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश में हो गया। उसके बाद क्या है, गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है, आपका गुजरात के अंदर है, आपको अच्छे से पता है। और अगर बेंगलुरु पूछा जाता है तो कहाँ पर है, आपका कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक कहाँ है, आपका यहाँ पे है ना। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है, तो गांधीनगर कहाँ है, यहाँ है। इसके ठीक पूर्व के अंदर, ये पूर्व दिशा है, क्या है यहाँ पर, भोपाल हो गया। और भोपाल के ठीक दक्षिण में क्या है, बेंगलुरु है। तो ठीक दक्षिण के अंदर क्या हो गया, आपका बेंगलुरु हो गया। तो आपसे पूछा गया है गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा क्या होगी। मैंने आपको बताया ना, जिसके भी सापेक्ष पूछा जाता है वहां पर आप फिर से डायरेक्शन बना लीजिए। तो गांधीनगर के सापेक्ष यानी कि यहां पर आप फिर से क्या बना लेंगे, डायरेक्शन बना लेंगे। बना लिया आपने डायरेक्शन। अब पूछा है गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा बताइए। तो बेंगलुरु कहाँ है, आपकी इस दिशा में है। तो इस डायरेक्शन के अंदर आपको बताना है ये कौन सी डायरेक्शन है। आप आराम से बता देंगे, ये क्या है, आपका पूर्व है, इधर क्या है, पश्चिम, ये उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया, आपका दक्षिण हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका दक्षिण पूर्व। देख सकते हैं आप कहां पर है, आंसर नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन चुनिए। काफी बार मैं इस क्वेश्चन को आपको करवा चुका हूं, आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। क्या आंसर होगा इसका, आंसर नंबर सी, यानी कि तांबा और टीन दोनों की मिश्र धातु है क्या, कांस्य, जिसको हम ब्रॉन्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। गोलकंडा किले से संबंधित चीजें हैदराबाद म्यूजियम में रखी गई हैं, जो विभिन्न मिश्र धातुओं की बनी होती हैं, जैसे कि कांस्य, जो आपका गोलकंडा किला है ना, उस चैप्टर से उठाया गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, और कांसा यानी कि ब्रॉन्ज किससे बना होता है, आपके तांबे और टीन से। इसलिए मैं बोलता हूं एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए पित्तल किसका बना होता है, तो पित्तल आपका बना होता है कॉपर प्लस जिंक का। ठीक है, कॉपर प्लस जिंक, Zn। ठीक है, याद रखना आप। लेकिन अगर आपसे जर्मन सिल्वर पूछ लिया जाए ना, तो जर्मन सिल्वर भी किसका बना होता है, जिसमें आपका कॉपर होता है, प्लस में जिंक होता है, लेकिन एक चीज साथ में और इंक्लूड हो जाती है जिसको बोलते हैं निकिल। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीजें होती हैं तो आपका जर्मन सिल्वर होगा। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पित्तल पूछा जाता है तो उसमें आपका कॉपर प्लस में जिंक हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखना साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य परिरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। देखिए, नहीं पूछा है, नहीं करता है। तो देखिए आप, देखिए जैसे सेब है तो सेब से क्या बना देते हैं, जैम बना देते हैं। दूध है, दूध से क्या बनता है, पनीर बनता है। कच्चा आम है, कच्चा आम को किस में बना देते हैं हम, अचार भी बना देते हैं कच्चे आम का, है ना। और दाल है, दाल से क्या बना देते हैं हम, पापड़ बना देते हैं। यहाँ पर पूछा है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण का मतलब होता है आपके पास कोई, जैसे सेब हो गया तो आप इसको प्रोसेस्ड करके क्या बना देंगे, जैम बना देंगे। अब जो सेब है वो नॉर्मल सी बात है, अगर रखा रहेगा ना तो 2 से 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी को प्रोसेस्ड करके उसमें केमिकल वगैरह बनाकर अगर उसको आप जैम बना देते हैं ना, तो जैम आपका काफ़ी समय तक चलता है। इसको बोलते हैं खाद्य परिरक्षण।
यानी कि खाद्य जो पदार्थ है उसको सुरक्षित रखने के लिए हम उसे प्रोसेस्ड कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक चल सके। तो इसलिए यहाँ पर पूछा है अब इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, सेब को आपने जैम बना दिया, ये सही है भाई, सेब कम दिन चलेगा, जैम आपका ज़्यादा दिन चलेगा। उसके बाद कच्चा आम है, कच्चा आम से अगर आप अचार बना देते हैं तो कच्चा आम तो जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आपने उसका अचार बना दिया तो वो ज़्यादा समय तक चलेगा। इसी तरह दाल है, आपने दाल बनाई तो आप 1 या 2 दिन में खराब हो जाएगी, आपको खानी पड़ेगी। लेकिन इसी दाल को अगर आप पापड़ में कन्वर्ट कर देते हैं ना प्रोसेस्ड करके, तो वो ज़्यादा समय तक चलती है। लेकिन आप दूध और पनीर को देखिए, अगर दूध आपका 2 दिन में खराब होता है ना, तो पनीर भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, पनीर भी आपका 2 से 3 दिन में खट्टा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, यानी कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो दूध और पनीर का कॉम्बिनेशन है ना, वो एकदम सेम सा ही है, दोनों ही खराब हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार मैं करवा भी चुका हूं कि हमारे देश में कितने हैं। देखिए, 28 हमारे स्टेट हैं और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो वो हमारे हैं 8। ठीक है, स्टार्टिंग में 9 थे, उसके बाद जो दादरा नगर हवेली और जो लक्षद्वीप है उन दोनों को मिलाकर 1 कर दिया। उसके बाद से कितने हो गए हमारे यूटी? हमारे 8 यूटी हैं और 28 हमारे स्टेट हैं। इस बात को आप याद रखना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। देखिए, फिर से मैप का क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए जो आपका मैप है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप डेली एक मैप की प्रैक्टिस कीजिए, आपके माइंड में मैप सेट हो जाएगा और बहुत ही इजी है। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये क्या है आपका? अरब सागर है। इस साइड क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी है। अब पूछा है अरब सागर के सापेक्ष पूछा है, तो देखिए यहाँ क्या है आपका? गुजरात। ये क्या हो गया आपका? एमपी। इधर क्या है ये आपका? महाराष्ट्र। ये क्या है? कर्नाटक है। यहाँ पर ये छोटा सा क्या है आपका? गोवा। और यहाँ पर ये क्या है आपका? केरल। और यहाँ पर ये आपका तमिलनाडु। लेकिन आपसे पूछा है अरब सागर, तो देखिए गुजरात, यहाँ पर महाराष्ट्र, उसके बाद आपका ये क्या हो गया? कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया और केरल हो गया। अरब सागर की साइड तो यही पड़ते हैं। तो देखिए आंसर आपका केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए सही मिल गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। आगे देखिए, यहाँ पे गुजरात है, सही है, महाराष्ट्र भी सही है, लेकिन तमिलनाडु कहाँ पर पड़ता है? आपका बंगाल की खाड़ी साइड, इसलिए गलत हो गया। उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? बंगाल की साइड में, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। केरल, कर्नाटक और उड़ीसा, उड़ीसा भी किधर है? बंगाल की खाड़ी साइड, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है? देखिए, लोक नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो छऊ नृत्य है ना, एक्चुअल में ये मनाया जाता है आपका झारखंड में, उड़ीसा में और आपका पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन देखिए, इनमें से यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो सीटेट ने इसका जो आंसर माना था ना, वो माना था सी, यानी कि छत्तीसगढ़ को माना था। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखना। तो जो छऊ नृत्य है, अगर सेम क्वेश्चन आता है तो आपको छत्तीसगढ़ करना है, लेकिन अगर मेनली पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा है ये झारखंड का शास्त्रीय नृत्य है छऊ नृत्य। ठीक है, लेकिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। चलिए, इसके अलावा मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। जैसे भरतनाट्यम अगर आपसे पूछा जाता है, ये भी क्या है? आपका शास्त्रीय नृत्य है। मैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात कर रहा हूँ, लोक नृत्य नहीं। ठीक है, तो भरतनाट्यम कहाँ पर है आपका? आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु के अंदर। अगर आपसे सत्रिया पूछा जाता है, हम कर चुके हैं, सत्रिया कहाँ पर है? आपका असम में। अगर आपसे कथक पूछा जाता है तो आपका यूपी के अंदर पड़ता है। अगर आपसे क्या पूछा जाए? मोहिनी अट्टम, और साथ में और क्या पूछा जाए आपसे? कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली अगर पूछा जाता है तो वो आपका पड़ता है केरल के अंदर। और अगर आपसे उड़ीसी पूछा जाए तो आपके लिए इजी है, कहाँ पर होगा? आपका उड़ीसा के अंदर होगा। अगर आपसे मणिपुरी पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? आपका मणिपुर हो गया। ये भी आपके लिए क्या है? इजी है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। लेकिन आपको बाकी सभी भी याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, केचुआ के बारे में क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपका भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। केचुआ के बारे में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए रास्ता आसान बना देते हैं, रास्ता को आसान प्रदान करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी सही है। एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन लिखी हुई है, जो मैंने आपको थ्योरी क्लासेस करवाई है ना, एज इट इज लाइन मैंने लिखवाई है।
मैंने आपको बोला ना, मैं कुछ भी स्किप नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही होगी। आगे देखिए, केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोला बना देते हैं, यानी कि नरम बना देते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है। आगे देखिए, केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं, ये आपका गलत है। खरपतवार से बचाते नहीं है, याद रखना आप। आगे देखिए, केचुए का मल मृदा को क्या बनाता है, उर्वर बनाता है, यानी कि उपजाऊ बनाता है, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए, बी और डी। देखिए कहां पर है, ए, बी और डी, यानी कि आंसर नंबर डी, ठीक है। तो ये आपके 15 क्वेश्चंस थे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, जो भी बार बार याद रखने की चीज़ें होती हैं, वो आपको मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। तो आपको इनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। आप एक भी क्लास को स्किप मत करिएगा। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम है वो 20 अगस्त को है। तो हम मैक्सिमम जो सीरीज है वो लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।